पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार। पैसा वसूल के एक नए एपिसोड के साथ मैं करुणा आप सबका स्वागत करती हूँ। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम आपको मिलाएंगे एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के परिवार से। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। EPFO द्वारा संचालित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स के तहत 15,000 रुपए तक की सैलरी पाने वाले लोगों को कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये योजना 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। सरकार की इस पेंशन स्कीम से तत्काल 28 लाख लोग लाभान्वित होंगे। RBI ने सभी व्यावसायिक बैंकों से साफ कह दिया है कि उन्हें लोन आवेदन के समय ही बताना होगा कि लोन की मंजूरी पर विचार करने की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी कर ली जाएगी। RBI ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि मई 2003 के उसके एक दिशा निर्देश के मुताबिक 2 लाख के लोन पर आवेदन के समय ही बैंकों को ये बताना होगा कि लोन आवेदन पर विचार की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी हो जाएगी। अब अन्य लोन के लिए भी बैंकों को उसी नियम का पालन करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि अगर आपके बैंक जमा खाते में पिछले 2 साल से कोई लेन देन न हो रही हो पर लाभांश निरंतर डिपॉजिट हो रही हो तो ऐसे में आपके अकाउंट को निष्क्रिय नहीं माना जाएगा। करीम अहमद का असम से मुंबई तक का सफर, मुंबई में उनका संघर्ष और उनकी वित्तीय परिस्थिति आदि पर नजर डालते हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। साल 1961 में असम के एक छोटे से गांव में जन्मे करीम अहमद साल 1977 में अपने बड़े भाई के साथ मुंबई के लिए रवाना हुए। हम तो फोटो में दिखता था बम्बई, बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारा, हम सोच के बहुत एकदम एक्साइट हुआ था कि यार चलो बम्बई देखने को मिलेगा। तो मैं स्कूल जाना छोड़ दिया। क्लास 9 तक था मैं। तब भाई का जब पोस्टिंग बम्बई आया तो उसने उनका साथ में आ गया। तो भाई हेडक्वार्टर MNG एरिया में रहता था, आर्मी में, इंडियन आर्मी में था, AMC में उनका साथ रहा। भारतीय सेना में नौकरी करने वाले उनके बड़े भाई का 6 से 7 साल के बाद तबादला हो गया और फिर अपने बड़े भाई के चले जाने के बाद करीम को मुंबई में काफी संघर्ष करना पड़ा। मैं बम्बई में काफ़ी दिन स्ट्रगल किया, काफ़ी दिन रहा मैंने अकेला लाइफ बहुत बिताया। वहाँ कोलाबा में मेरा फर्स्ट एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बोल के दुकान था, मैं वहाँ काम करता था। तो उनका दुकान में सुबह सुबह दुकान खोलता था। वो उनका दुकान का सामने नींबू मिर्ची बनता था। तो हमेशा झाड़ू पोछा करता, जैसे बोलता था सर ऐसे करता था। उस टाइम मेरे चलो कुछ तो करना है ऐसा बोल के किया था। फिर सोचता था लाइफ के बारे में, ऐसा कब तक रहेंगे, क्या करेंगे। फिर उनका टेक्नीशियन का साथ में बैग लेके उनका साथ चलता था। जो बोलता था, उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टीवी था, वो घर घर में एरियल होता था, एल्यूमिनियम का पट्टी लगे ऊपर, वो घुमा घुमा के डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होता था उस डायरेक्शन में वो सेट करना पड़ता था। मैं बिल्डिंग का ऊपर जाता था, टेक्नीशियन नीचे खड़ा रहता, बीच में और एक आदमी रहता था। तो मेरे को उस टाइम महीने में मेरे को पेमेंट दिया था 60 रुपीज़। एक महीने में मेरे को 60 रुपीज़ देता था। महज 60 रुपए मासिक वेतन से उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। फिर वे अपने दोस्तों की मदद से दूसरी जगह काम करने लगे। फिर वहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को पूछा कि आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है। मैं बोला हाँ सर, मेरे को आता है काम करने के लिए। पूरा जानता है? बोला हाँ जानता हूँ। तो उनका उधर से फिर काम कर शुरू किया, वहाँ से काम सीखा। फिर वहाँ से फिर मैं दूसरा आदमी के पास आया, वहाँ से बहुत दिन उनका साथ भी बहुत 12-13 साल काम किया। फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा पेमेंट इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। मुंबई के नेवी नगर में रहना उनके लिए काफी परेशानी भरा था और इसी वजह से करीम अपने दोस्तों के साथ धोबी घाट में रहने लगे। परेशानी की बात ये थी कि आर्थिक तंगी के दौर में भी करीम पर घरवालों की ओर से शादी का दबाव बढ़ने लगा। पर अपनी आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद सन 1991 में उन्होंने शादी की और अपनी पत्नी के साथ मुंबई आ गए। मैंने उस टाइम शादी करने के लिए जब गया था ना, कुछ पैसा लेके गया था बड़ा भाई के साथ मिलके। मैं बोला भाई देखो मेरे पास इतना ही पैसा है, अगर शादी नहीं हो तो मेरा पैसा खर्चा नहीं करने का, नहीं तो दोबारा इतना पैसा जमा करने का मेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगा। शादी होके फिर मैं माँ को बोला, माँ मैं मिसेस को तो लेके जाके रख नहीं सकता ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने में रख सकता, क्योंकि मेरा पेमेंट बहुत कम है, 600 रुपया। माँ ने बोला बेटा तुम्हारा मर्जी, तुम जितना दिन रखना है तो रखो, उसके बाद घर तो हाई है, अब घर में ला के रख देने का बहू को। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो ऐसे रहा। फिर तब से फैमिली के साथ जब रह था, मैं भी सोचा भी नहीं था मैं यहाँ तक आऊँगा बोल के, लेकिन फैमिली के साथ वहाँ रहा। फिर वहाँ 1 साल रहा,
ट्रांजिट कैंप में। फिर वहाँ से फिर उधर भी तकलीफ होने लगा, फिर वहाँ से शिफ्ट किया। करीम का कहना है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनकी जिंदगी में काफी सुधार आया। हमारा ये जो पुराना पार्टी था, आर्किटेक्ट का ऑफिस में जो काम करता हूँ, वो आर्किटेक्ट ने मेरे को ऑफ़र किया, तुम हमारे पास इलेक्ट्रिक का काम करो। तो बोला सर करेंगे। तो फिर मैं गया उनका साथ काम किया, छोटा छोटा ऐसा काम किया। छोटा एक यूनिट पे काम किया, मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करता, मैं खुद इंडिविजुअल काम नहीं करता था। हम काम करके देता था, मेरे को मालूम था कितना बिल बनाता है, कितना यह करता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मेरे को बोला करीम तुम इतना इतना काम कर लो, कितना होगा? मैं बोला साहब हो जाएगा 5-6 हज़ार रुपये, मैं ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है 5-6 हज़ार रुपये, तुमको अगर पैसा चाहिए तो सेट से ले लेना। तो काम शुरू किया मैंने, कैसे भी तार तूर ला के, कैसे भी थोड़ा दोस्त लोगों से पैसा लेके, मेरे पास पैसा तो नहीं था, फाइनेंशियली तो मैं बहुत वीक था। तो काम किया, काम करने में जब मैंने बिल बनाने के लिए बोला ना, अब बिल बनाने को भी मेरे को आइडिया नहीं था। तो बनाते बनाते जो 6 हज़ार बोला था वो कुछ 12, 13, 14 हज़ार तक चले गया। पॉइंट के हिसाब से वो रेट जोते जोते ज़्यादा चले गया। मैं डर गया, मैं बोला अभी मैं 6 हज़ार बोला, अब 12 हज़ार 13 हज़ार हो गया तो मेरे को तो आर्किटेक्ट गुस्सा करेगा। मैं डर के मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो फिर एक दिन आर्किटेक्ट अच्छा मोड़ पे था, करीम क्या खबर, आज आया मीटिंग में रखा, बोला क्या तुम्हारा काम हो गया? मैं बोला सर हो गया है। बिल बनाया? मैं बोला सर बिल बनाया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया सर, मेरे को आइडिया नहीं था। मैं 6 हज़ार रुपये बोला था, लेकिन ये तो बहुत इंक्रीज़ हो गया। बोले कितना हुआ? बोले इसे 10-12 हज़ार रुपया हो गया, 12 हज़ार तक हो गया। तो क्या हुआ, तुमने काम किया तो ले लो, सेट को पैसा बोल के ले लो, दे देगा तुमको। तो मेरे को दे दिया। मैं इतना खुश था वो 12 हज़ार रुपये लेके, इतना खुश था। सेट पे बहुत खुशी थे, करीम तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा एक पैसा काटेगा नहीं, तुम्हारा 12 हज़ार रुपये ले लो। मैं फर्स्ट टाइम मैंने उनसे 12 हज़ार रुपये लेके, 12 हज़ार की मैंने 600 रुपये मेरे को मंथली मिलता था, मैं 12 हज़ार रुपये लेके मैं बहुत खुश था। अपने क्षेत्र में और आगे जाने के लिए करीम ने मुंबई के एक कॉलेज से इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया और फिर PWD से लाइसेंस भी ली। महाराष्ट्र टेक्निकल कॉलेज में मैंने डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा लेके फिर PWD का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हो गया, लाइसेंस लिया, लाइसेंस का ITI सर्टिफिकेट वगैरह लेके फिर मैं खुद का चालू कर दिया इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेना। इतने जद्दोजहद के बाद भी करीम ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के बाद आज वे एक कामयाब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं और अपनी पत्नी, 2 बेटियों और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज भी वो संघर्ष के उन दिनों को याद करते हैं। उनकी पत्नी ने उनको काफी सहयोग दिया है और आज अपने पति की कामयाबी को देखकर वे खुश होती हैं। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ जो दिन बिताया, और जब कभी मैं मिसेस का सामने बोलता हूँ तो मिसेस रो देता है। जब शादी होके हम आई ना, मेरे को सब बताया कैसा था, कैसा ये एकदम पूरा कैसा ट्रैवल किया है। भाई भाभी चला गया दिल्ली में, उस समय मैं भी आ गया, तो मेरे को बोला ऐसा ऐसा मैं खाना खाने को ऐसा पैसा नहीं रहता था मेरे पास। लोग खाते हैं खाना, मैं देखता था बेगम इन लोग के पास पैसा किधर से आता है, अच्छा नहीं लगता है बोलने का भी। कपड़ा एक जोड़ी था, आते समय दूसरा का कपड़ा पहन के आया था, बोलते मुंबई में ऐसा है। फिर धीरे धीरे थोड़ा फिर बहुत अच्छा हो गया है। करीम की मासिक आमदनी 50,000 रुपए है, जिसमें से 25,000 रुपए वे अपने कर्मचारी को वेतन के रूप में देते हैं। बचे हुए 25,000 रुपए में से 20,000 रुपए उनका मासिक खर्च होता है और 5,000 रुपए फिर भी बच जाते हैं। करीम ने 3 जीवन बीमा पॉलिसीज ले रखी हैं। एक उनके नाम पर, दूसरा उनकी पत्नी और तीसरा उनके बेटे के नाम पर है। करीम ने अपनी दोनों बेटियों के लिए FD कर रखा है और कुछ सोना भी खरीद के रखा है। करीम ने अपना घर खरीदने के लिए कोई लोन नहीं लिया है। गांव में उनकी जमीन है जहां वे एक और घर बना रहे हैं। करीम अपने घर वालों को बहुत याद करते हैं और वो 2-3 साल बाद अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। वो सबसे अभी मेरा भी विषय है, बहुत दिन रहेगा। बच्चा लोग का भी जो 20 साल बेटी है उसका भी 2 साल बाकी है, डिग्री कोर्स कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वो पूरा होने के लिए। मैं सोच रहा था 2 साल हो जाएगा तो मैं आई विल गो बैक होम। करीम की बड़ी बेटी नौकरी करती है और उसको महीने में 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। जो 10,500 अमाउंट है वो एक मैं दूसरे बैंक में रखती हूँ। मैंने फ्यूचर एज अ सेविंग्स रखा, इन माइट कभी रेफरेंस हमें कुछ ओकेजन्स हो या मुझे कुछ फर्दर अभी कुछ करना हो काम, या मेरे सिस्टर्स है ब्रदर्स है, तो उनके लिए मैं थोड़ा फ्यूचर सेविंग्स कर रही हूँ कि इन माइट मेरी जो सेविंग्स है वो किसी अच्छी चीज़ के लिए काम आ सके। सेविंग्स से 500 मैं खर्च चलाती हूँ।
दूसरी बेटी बीकॉम कर रही है और बेटा 8वीं में पढ़ता है। मैं स्कूल में फाइन आर्ट्स एक शमुकानंद हॉल में पार्टिसिपेट किया हूँ, फिर पुणे में गया हूँ रॉक बैंड के लिए, सब होता है फंक्शंस में मैं पार्ट लेते रहता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं हार्ड वर्किंग करूँगा और पापा को कामयाब इंसान बन के दिखाऊँगा। फ्यूचर का तो मतलब अभी मैं पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, फिर उस बेसिस पे कुछ अच्छा जॉब मिल जाए तो वो सोचा है मैंने। उन्होंने अपने परिवार के लिए कोई मेडिक्लेम नहीं लिया है और अपने रिटायरमेंट के लिए भी उन्होंने कोई निवेश नहीं किया है। फिक्स डिपॉजिट है कुछ करीब 7-8 लाख रुपया। करीम अपने रिटायरमेंट के लिए और अपनी बड़ी बेटी के सेविंग्स के लिए हमारे एक्सपर्ट से कुछ सलाह चाहते हैं। अब आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं उनकी राय। करीम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी आमदनी है, 3-4 लोगों का फैमिली है, फिर भी आपने एफडी कर ली है 7-8 लाख की, गांव में प्लॉट भी है, वहां घर बना रहे हो, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप। 2-3 चीज़ सिर्फ उसका ख्याल रहे, एक रिकरिंग डिपॉजिट कर ले और उसमें से साल के अंत में जितने पैसे हो जाए उससे मेडिक्लेम ले ले। और मैं रिकरिंग डिपॉजिट इसलिए कहता हूँ कि आप ये हर महीने करते रहेंगे तो हर साल प्रीमियम से 1 महीना पहले पूरी जो आपकी रकम है रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगी, तो आपका एक आसान तरीका बन जाएगा। उसके बाद में थोड़ा पैसे जो है वो पीपीएफ में डाल दे तो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.5 लाख साल का कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 रुपया डालना है और आप इसमें 12 किस्तों में पैसा भी डाल सकते हैं। खाली एक ख्याल रहे, अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच में करते हो तो वो महीने का भी आपको पूरा ब्याज मिल जाएगा। और एक फिक्स डिपॉजिट खोलें आप, ताकि जब बेटे की पढ़ाई की बात आए तो उसमें से पैसे निकाल सके। और भी आप एक कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा रिटर्न्स की संभावना है लेकिन पैसे गंवाने की भी संभावना है, इसलिए ये ज़रा आप सोच समझ के करें। अगर चाहे तो एक 500 रुपये की एसआईपी चालू कर दे तो थोड़े बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने के मतलब चांस हो जाता है। और जो बड़े काम मिल गए उसमें से आपके जो घर के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसकी और देख ले। आपके पास जो सीख मिली है वो आपकी बेटी को भी मिली है, इसलिए वो इस उम्र से ही और शादी से पहले ही अपने जीवन साथी के साथ जो उनका पूरा जीवन रहेगा उसके बारे में सोच रही है। तो आप ये जो उनको कह दीजिएगा मेरी ओर से कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रहे। सबसे पहले जो आप जिस चीज़ में आपने देरी की, जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले तो वो हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेहनत की कमाई से जो भी पूंजी इकट्ठी की है वो अगर कोई बीमारी हो गई तो पूरी की पूरी पूंजी हमको फिर वो हेल्थ को तबीयत अस्पताल के खर्च वगैरह में देनी पड़ेगी। उसके अलावा एक कंटेंजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। जो भी मासिक खर्चा हो, उनकी शादी के बाद उनके पति के साथ जो भी खर्चा हो उनको 3 गुना कर दे। मतलब कि अगर मासिक खर्चा 10,000 रुपये का हो तो 30,000 रुपये की एक फिक्स डिपॉजिट कर ले। अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange, BSE.
Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों से 1 महीने में 3 बार और समान बैंकों से 1 महीने में 5 बार ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर दी है। लेकिन अगर हम प्लानिंग से काम करें तो इस पेनाल्टी से बचा जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में। देश के सभी बैंक 1 नवंबर से 6 मेट्रो शहरों में एटीएम ट्रांजैक्शन पर कुछ पाबंदी लगा सकते हैं। अब ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकता है और दूसरे बैंकों के एटीएम से 3 बार। ये लिमिट पार होने पर बैंक हर ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। ऐसे में अगर थोड़ी प्लानिंग से काम करें तो आप इस पेनल्टी की समस्या से बच सकते हैं। अभी आपको इतना महीने का खर्च है तो आप प्लान बराबर कीजिए कि महीने का 1 से 10 तारीख तक आपको इतना विड्रॉ करना है, 10 से 20 और 20 से 30। तो उसको मालूम है कि कोई दूसरे एटीएम से 3 विड्रॉल अलाउड है और अपने खुद के एटीएम से 5 अलाउड है। तो एक्चुअली 8 विड्रॉल अलाउड है, जो कि बहुत इनफ है अपने लिए। तो वो एक तरीका है। आरबीआई ने हाल में बैंकों को एक सर्कुलर भेजकर उन्हें छूट दी है कि वे ग्राहकों के लिए मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या तय कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इससे कुछ परेशान हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अपने पैसे ही निकालने पर बैंक प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए लोग कई बैंकों में अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें पेनल्टी नहीं भरनी पड़े। मुझे आवश्यकता नहीं लगता है कि हमें जितने बैंक्स है ये सुविधा को पेनल्टी से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स पे जाने के और उतने अकाउंट को मैनेज करना भी आज, क्योंकि मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता होती है, तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करीबन होता है हर एक बैंक में। तो वो पैसा खाली आइडल रहेगा, उस पर आपको ब्याज बहुत कम, जो सेविंग्स रेट है वही मिलेगा। बार बार एटीएम से पैसा निकालने वाले ये मानते हैं कि वे घर पर पैसा नहीं रखते और हफ्ते में 2-3 बार एटीएम से पैसे निकालते रहते हैं। ऐसा करने वाले लोग मासिक बजट को ध्यान में रखकर काम नहीं करते, इसलिए सही प्लानिंग कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या इलेक्ट्रिशियन जैसे प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों की आय नियमित नहीं होती और उनको जान का भी काफी खतरा होता है। इस प्रकार के प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रही हैं हमारी एक्सपर्ट दीना मेहता। आप जिस पेशे से जुड़े होते हो उसको लगकर आपकी जो सेविंग्स की जो चॉइसेस है वो कहीं मात्रा में आपके प्रोफेशंस को लग के है। कई ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें हर महीने इनकम आती है, एक रेगुलरली इनकम आती है, और कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको हर माह के बदले एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या तो काम को लगकर आपको इनकम मिलती है। दूसरी बात ये भी है कि कई प्रोफेशंस बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं जहाँ पे आपको कोई जान का खतरा नहीं होता, और कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ एक काम करने के साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ होता है। तो पहली बात है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको एक साथ पैसे नहीं मिलते, उनको रेगुलरली पैसे नहीं मिलते। इनको वन स्टॉप, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, और उनको पैसे मिलते हैं। इसकी इनकम के आने की कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, क्यों कोई पक्की बात नहीं होती। अगर आप बीमार हो गए तो आप काम नहीं कर सकते और आपको इनकम नहीं आएगी। तो ऐसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने निवेश की आदत आपको बदलनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो जब भी आपकी इनकम आती है तो कुछ प्रतिशत आप उसको एक अलग से रख दीजिए, या तो कोई SIP में डाल दीजिए या तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में डालिए। तो एक जब भी आपके पास पैसे आते हैं उसको पूरे खर्च न करते हुए उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट उसको अलग रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात हुई सेविंग्स की। दूसरी बात हुई खतरे की, कि आपके पेशे को लगकर अगर आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो तो शॉक लगने का डर रहता है, और कहीं आप रिपेयर के लिए जाओ तो एक शारीरिक खतरा हमेशा बना रहता है, कहीं ऊपर चढ़कर कुछ काम करना पड़े। तो ये जो बातें हैं इसको ध्यान में रखते हुए आपको मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस खतरे वाले
जो काम होते हैं इसमें आपके परिवार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपको कुछ हो गया और या तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या लंबी बीमारी लग सकती है। जब नौकरी होती है तो उसमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अकेले होने से, अपने कॉन्ट्रैक्ट करने से ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। तो इसको ही आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसके लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों बहुत ही ज़रूरी है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं एक वृद्ध उद्यमी से जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद उद्योग करने की सोची। आप बने रहिए हमारे साथ। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कला सीखने या उसे किसी सफल उद्योग में परिवर्तित करने में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। 70 वर्ष की उम्र में अकेले ही एक उद्योग को संभालकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली ऐसी ही एक उद्यमी है भारती कर्नाड। रत्ना नायर की इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं घर बैठे कई वस्तुएं बनाकर कैसे भारती खुद को व्यस्त रखने के साथ साथ इस छोटे से व्यवसाय से कुछ मुनाफा भी कमा रही हैं। रिटायरमेंट के बाद जब लोग एक शांत और निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, तभी भारती कर्नाड ने कला में अपनी रुचि को बढ़ावा देते हुए उसे एक छोटे उद्योग का रूप दिया। कभी एक नेशनलाइज्ड बैंक की चीफ मैनेजर रह चुकी भारती ने सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने अंदर की क्रिएटिविटी को फिर से जगाया और एक आर्ट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। रिटायरमेंट के बाद टीवी देखना ज़्यादा हो गया, तो टीवी देखते देखते मुझे ये कला के बारे में जो प्रोग्राम्स होते थे वो देख के मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ करूं, क्योंकि ऐसे ही बैठ के टाइम बर्बाद करना इससे अच्छा है कि मैं कुछ करूं। कॉलेज में जो शिक्षा ली उनका जब भी एक कोर्स पूरा होता है तो वो लोग आपको थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं। उनके ग्राउंड पे वो लोग एक मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोगों ने 4-5 स्टूडेंट्स ने मिलके एक रेंट आउट किया एक स्टॉल, और वहाँ से हमने शुरुआत की। एक हॉबी के तौर पर जो शुरू हुआ वो एक व्यवसाय में बदल गया। घर बैठे बैठे वे विभिन्न प्रकार के कुंदन की रंगोली जैसे फ्लोटिंग और फोल्डिंग रंगोली, जूट बैग्स पर पैच वर्क और कॉर्ड वर्क, फ्लोटिंग दिए, सीडी पर सजावट इत्यादि करने लगी। छोटे छोटे वस्तुओं से शुरुआत की और आज 4 साल हुए मुझे इसमें आके आर्ट में। तो आज 4 साल में मैंने बहुत आर्टिकल्स बना के अलग अलग ग्राहक ये होते हैं मेले, ग्राहक मेले, उसमें मैंने भाग लेने का शुरू किया और इससे मुझे बहुत एक प्रकार की क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के मेरी जो ये थी क्रिएटिविटी, तो उसके लिए मुझे एक रास्ता मिल गया। मैंने लगभग 2000-3000 से ही स्टार्ट किया और बाद में जो मैं ये लगाती थी मेले, ग्राहक के मेले, उसमें से जो भी मुझे मिलता था उसमें से ही मैं वापस खरीदी करती थी। हर एक की क्रिएटिविटी अलग होती है, कलर स्कीम अलग होती है, कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो जो आपका पार्टनर ने किया है आपको अच्छा ही लगेगा ऐसा नहीं होता है, तो उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। मुझे लगा कि ये अकेले जाना ही बेहतर है। हालांकि अकेले व्यवसाय चलाने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन भारती किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती।
डिफ़िकल्टी यानी मुझे थोड़ा मार्केटिंग, ये जो चीज़ें लेने की होती है ये सबब्स में मिलती है, तो वहाँ जाना तो पड़ता है। फिर आज एक चीज़ है तो नहीं है, यानी मैनी टाइम बहुत दफ़े ऐसा होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर कुंदन चाहिए होता है और वो उनके पास नहीं होता है, तो घूमना पड़ता है, एक चीज़ एक जगह, एक चीज़ एक जगह। तो वो हिसाब से मेरी उम्र के हिसाब से मुझे वो एक दिक्कत होती है। और अकेले को मार्केटिंग करना पड़ता है, यानी स्टॉल पे मेरे साथ बैठने वाला ऐसा कोई होता नहीं है। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स आके मुझे हेल्प करते हैं, लड़कियां मिलती है वो हेल्पर्स जैसे, तो आप उनको रख सकती हैं। उनको डेली 200-300 कुछ देने पड़ते हैं, वो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर मुझे मेरा जो दुकान है, स्टॉल है, वो डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं अकेली करती हूँ। हमेशा से कला में निपुण भारती को इस व्यवसाय से एक संतुष्टि के साथ साथ आर्थिक सहायता भी मिल जाती है। मुझे इससे थोड़ा और ये हो जाता है, थोड़ा हेल्प हो, मेरा पर्सनल खर्चा होता है वो मेरा निकल जाता है। मेरा जो कहाँ कुछ ले लूँ, किसी के लिए गिफ्ट ले लूँ, कहाँ घूमूँ, तो वो मेरा खर्चा निकल जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप ज़्यादा यंग है, आप जवान है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें और ज़्यादा फ़ायदा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। अभी मेरे उम्र के हिसाब से मैंने लिमिटेड रखा है, उसमें मेरा खर्चा भाड़ा सब निकल आता है। वो नहीं होता है कि मन में कि अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, हम चल नहीं सकते हैं ज़्यादा, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ब्रूडिंग नहीं होता है। ये जो दिन का अच्छा खासा टाइम हमारा ये वस्तुओं बनाने में जाता है, तो एक प्रकार का हम लोग भूल जाते हैं। मैं तो मेरी उम्र भी भूल जाती हूँ। बाजार के अन्य प्रोडक्ट से भारती अपने हाथों से बनी इन वस्तुओं को भिन्न मानती हैं। मेरी क्रिएटिविटी है वो और किसी की नहीं हो सकती है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जो मेरी चीज़ मैं बेचती हूँ, तो वो मेरे कुछ आर्ट से डेकोरेट किए हुए वस्तुएं हैं। तो मेरा स्टॉल बहुत, मेरे जैसे स्टॉल्स बहुत कम होते हैं। ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ट्रे है, वॉल हैंगिंग है, दिया है, और ऐसा है कि आप इनको एक बार ख़रीदो तो आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हो। आप गिफ्ट में बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। नहीं तो ऐसे होता है कि आजकल गिफ्ट एक कॉर्पोरेट टाइप का गिफ्ट बनते जा रहा है कि मास प्रोड्यूस्ड। ये मास प्रोड्यूस नहीं लगता है, ये ऐसे लगता है, ये इनकी सारी बनाई हुई चीज़ें ऐसी लगती है जैसे आप अगर खुद बना के किसी को भेंट दे दो तो उस तरह की लगती है। लेकिन हमारे पास तो वो कला है नहीं, उनके पास है, तो हम उनके पास आते रहते हैं। भारती बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका उत्साह देख के मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली। लोग तो आते ही हैं देखने और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। जो वैरायटी ऑफ बैग्स हैं उनके पास और जो पेंटिंग करते हैं बैग्स पे, बहुत सुंदर है। वो लोगों के साथ इतना अच्छी तरह से बोलना, उठना, बैठना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो हमारे बैंकिंग करियर में जब भी कोई भी हमारा क्लाइंट अंदर आता है तो वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ लेके आता है, वो उसको कैसे हल करना, वो उनकी बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी रही है। और आई थिंक दैट विल मेक अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई बड़ी पूंजी नहीं चाहिए और ना ही कोई कानूनी नियम पूरे करने होते हैं। क्रिएटिविटी और कस्टमर सर्विस इस उद्योग के लिए अहम है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less.
BSE, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। म्यूचुअल फंड्स की विभिन्न स्कीम से आपको अवगत कराने के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम नजर डालेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स पर। डेट फंड्स में निवेश करना किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, आइए देखते हैं हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ। डेट फंड्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बैंक के सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट आते हैं। डेट फंड में हमें इन्वेस्ट करना है तो निवेशक या तो लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या निवेश करते हैं, हर एक महीने छोटे अमाउंट्स या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कहते हैं, ये भी डेट फंड में किया जा सकता है। डेट फंड के जो प्रबंधक या फंड मैनेजर हैं वो जब इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम में तो स्कीम को इंटरेस्ट इनकम जनरेट होता है। ये इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड के द्वारा निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये निवेशक के लिए वो स्कीम्स के रिटर्न होंगे। डेट फंड्स की तुलना में इक्विटी फंड्स में ज्यादा अस्थिरता होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। डेट फंड्स की फी रेशियो इक्विटी से कम होती है क्योंकि इनकी मैनेजमेंट कॉस्ट कम होती है। अगर कोई निवेशक छोटे अवधि या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट फंड्स में बहुत सारे कैटेगरीज ऐसे हैं जो वो जिनमें से वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म फंड्स भी। अब ये लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो योजनाएं या स्कीम्स जब फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके मैच्योरिटीज़ भी शॉर्ट टर्म होते हैं और हालांकि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, इनमें पोटेंशियली बैंक एफडी से बेटर रिटर्न्स देने की संभावना होती है। इसीलिए कुछ अमाउंट अगर बैंक एफडी में आपने ऑलरेडी निवेश किया है तो दूसरे अमाउंट्स शॉर्ट टर्म के लिए या पूंजी आप शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट फंड्स जो कि लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उनमें भी निवेश करने की सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्विटी फंड्स, क्योंकि एक्विटी फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए एक तो बहुत अस्थिर या वॉलेटाइल हो सकते हैं एंड ऑल्सो देयर कुड बी लॉस ऑफ कैपिटल। डेट फंड्स कई प्रकार के होते हैं। ये निवेश की अवधि, निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट और उनके लक्ष्य पर आधारित होते हैं। अगर आपका अवधि निवेश करने की अवधि 1 से 3 महीने है देन लिक्विड फंड्स वुड बी अ गुड चॉइस। अगर आपकी निवेश करने की अवधि 9 से 12 महीने है तो शॉर्ट टर्म प्लान्स चूज़ कीजिए। अगर आपकी अवधि 1 से 3 साल है तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स जो FMPs अभी हैं अवेलेबल उनमें से चूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई निवेशक लंबे अरसे के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहता है बट उन्हें स्थिर इनकम या स्थिर आय चाहिए और उन्हें चाहिए कि इक्विटी या स्टॉक मार्केट एक्सपोजर ना हो तो वो लॉन्ग टर्म इनकम फंड्स या GSEC जो गिल्ट फंड्स कहते हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं। वो इनकम जनरेशन और कैपिटल प्रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से चलते हैं। हालांकि डेट फंड्स भी शेयर बाजार से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें निवेश करना इक्विटी से कम जोखिम भरा माना जाता है और छोटी अवधि के लिए इनके जरिए मुनाफा कमाने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर आपको बाजार से बहुत भारी मात्रा में शेयर्स खरीदने हैं या बहुत भारी मूल्य की ट्रेडिंग करनी है तो आप ब्लॉक डील के साथ कर सकते हैं। पेश है ब्लॉक और बल्क डील पर एक रिपोर्ट। अगर मुझे एक ही ऑर्डर से
एक ही साथ सभी ट्रेडिंग होना है तो बल्क डील एक अच्छी सुविधा है। बल्क डील एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नियम रखे गए हैं। जैसा कि नाम में बल्क शब्द है, तो बल्क डील हैज़ टू बी, बल्क डील की ज़रूरत है कि बल्क डील ये कम से कम 5 लाख शेयर्स के लिए होना चाहिए, या बल्क डील की मूल्य कम से कम 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। सामान्यतः कोई ऑर्डर जब रखते हैं तो वो ऑर्डर पूरे दिन भर तक वैलिड रहती है, बट किंतु ये जो ब्लॉक डील होती है उसकी आयु सिर्फ 90 सेकंड होती है। सो अगर 90 सेकंड के अंदर मैंने बाय ऑर्डर डाला है, उसके सामने सेल ऑर्डर नहीं आया, तो मेरी ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाती है। और एक बात ज़रूरी है कि मैं मूल्य क्या रख सकता हूँ। एक शेयर का प्रति मूल्य जो मैं सूचित कर सकता हूँ, वो प्रति मूल्य उस समय वो शेयर्स की जो मार्केट में प्राइस है उससे सिर्फ 1% ऊपर या 1% नीचे ही मूल्य हो सकती है। मान लो कि 100 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है, तो मेरा बाय और सेल का जो कीमत रहेगा ब्लॉक डील में वो 99 रुपये से लेके 101 रुपये तक ही सीमित हो सकता है। इसमें और एक बात है कि ब्लॉक डील का मैचिंग जो होता है कि किसके साथ में उसका ट्रेड होना चाहिए, तो ब्लॉक डील का बाय ऑर्डर ब्लॉक डील का ही सेल ऑर्डर देखेगा। दोनों बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर ब्लॉक डील के जो होंगे उसमें कीमत और शेयर की मात्रा बराबर समान होनी चाहिए, तो ही दो ब्लॉक डील एक दूसरे साथ में मैच हो सकते हैं। अगर 90 सेकंड के अंदर मुझे प्रतिपक्ष के बाजू में अगर मुझे मेरा बाय ऑर्डर है तो मेरा सेल ऑर्डर में समान मूल्य का, समान मात्रा में शेयर्स का और समान स्क्रिप्ट के लिए अगर ऑर्डर नहीं आता है तो मेरा ऑर्डर खारिज हो सकता है। ब्लॉक डील का समय निश्चित कर दिया है। 9:15 बजे से लेके 9:50 तक ही मैं ब्लॉक डील में ऑर्डर डाल सकता हूँ, उसका ट्रेडिंग हो सकता है। लोग खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, लेकिन बचत और निवेश बहुत कम लोग करते हैं। जीवन में जिस तरह 2 वक्त की रोटी जरूरी है, उसी तरह आगे बढ़ने के लिए बचत और निवेश भी बेहद जरूरी है। आइए आज हम आपको इसी विषय पर दिखा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। अक्सर लोग कमाते तो हैं, लेकिन बचत के बारे में सोचते नहीं हैं। वो बचत की महिमा को जानते हैं, बचत करने की इच्छा भी है, तड़प भी है, पर राह नहीं जानते हैं। उनके पास एक ही बहाना होता है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही उनके सारे पैसे खर्च हो गए। अरे ये तो है घर घर की कहानी, इसी में से तो आपको रहा है पानी। अरे आता है पैसा पर रुकता नहीं पास, खर्च होता है ऐसा जैसा बिन बादल बरसा। यानी बचत की महिमा को आप जानते हैं, इच्छा है, तड़प है, पर राह नहीं जानते हैं। अरे बचत कौन नहीं करना चाहता। बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप का बुढ़ापा, खुद का भविष्य, इन सब के बारे में सोचता हूँ तो मन बेचैन हो जाता है, कांप उठता है मेरा मन। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन फिर इस बेचैनी को दूर कैसे करते हो? मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। हाँ, फिर तो रसपान भी जरूर करते होंगे। कभी कभार दोस्तों के साथ टेंशन दूर करने के लिए। अरे अक्ल के गुरु, कभी पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू से टेंशन दूर होता है? नहीं, उल्टा बढ़ता है। शरीर की हानि होती है, पैसे की बर्बादी होती है। मतलब खुशी के जो चंद साधन है वो भी छोड़ दूं? अरे खुशियाँ क्या पान टपरी या दारू की दुकान पे बिकती है? नहीं। असली खुशी मिलती है परिवार के साथ समय बिताने से, बच्चों का भविष्य संवारने से, स्वस्थ और सुंदर जीवन बिताने से। बात तो सही कह रहा है। अगर ये सब छोड़ दूं तो महीने के 500,000 तो बचा ही लूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब भी फिजूल खर्ची करना चाहो, हंसते खेलते परिवार का चेहरा सामने लाओ।
अरे भाई कोई फोटो तो खींचो। आओ आओ हिम्मत जुटाओ, अब निर्धार से न डगमगाओ। आओ आओ हिम्मत जुटाओ, अब निर्धार से न डगमगाओ। बचत भविष्य का निवेश है, परिवार की खुशियों की आस है। परिवार के खुशियों की आस है, बचत भविष्य का निवेश है। अरे भाई साहब, आपके बचत की गाड़ी कहाँ तक निकल पड़ी? अरे आपके कहने पर बचत तो मैंने शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया। पर मुझे कल की चिंता खाए जा रही है। कल की चिंता? समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। हाँ समझाइए। मान लीजिए हाँ कि मैं महीने में 1000 रुपए कमाता हूँ। ओके। उसमें से 100 रुपए बचत करता हूँ। क्या बात। इस हिसाब से मैं साल भर में 1200 रुपए बचा पाता हूँ। जब आप बचत करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको कल की चिंता सताने लगती है। लेकिन महंगाई की रफ्तार से अगर कमाई ज्यादा नहीं बढ़ी तो आपकी आज की हुई बचत कल खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस बचत को अपने अनुसार निवेश किया जाए। मेरे हालात पे हंस रहे हो तुम लोग। अरे भाई साहब, हम आपके हालात पर हंस नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो आपकी सोच को दाद दे रहे हैं। क्या? हाँ, अब आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हो। अच्छा। हाँ। अरे पर उपाय कहाँ मिल रहा है? सिर्फ सवाल ही सवाल है, जवाब कहाँ मिल रहा है? सवाल है तो जवाब है, सवाल है तो जवाब है, विचार है तो उपाय 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 है। ठंडा पानी चाहिए तो मटके में निवेश करो। ठंडा पानी चाहिए तो मटके में निवेश करो। कपड़े जो सुखाने हैं तो धूप में निवेश करो। कपड़े जो सुखाने हो तो धूप में निवेश करो। मीठा फल जो चाहिए तो पेड़ में निवेश करो। मीठा फल जो चाहिए तो पेड़ में निवेश करो। मीठा फल जो चाहिए तो पेड़ में निवेश करो। अरे भाई साहब, हाँ, पर आप मैं नहीं समझा। नहीं समझे तो समझा देते हैं। भुगतान बचत का जैसा चाहिए वैसे ही निवेश करो। जिस तरह आप पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्या उस पैसे से उतनी मेहनत करवाते हैं? अब यहाँ सवाल उठता है कि इस निवेश के लिए सही योजना कैसे चुनें? पहले सोच में करें निवेश, फिर सोच सोच कर करें निवेश। दिशा है सपनों की, सपनों में निवेश करने की, सपनों में निवेश करने की। दूसरी है बच्चों का भविष्य, शिक्षा में निवेश करने की, शिक्षा में निवेश करने की। तीसरी है दुर्घटना की सोच, सुरक्षा में निवेश करने की, सुरक्षा में निवेश करने की। चौथी है बुढ़ापे को देख पेंशन में निवेश करने की, पेंशन में निवेश करने की। इसीलिए अपनी दिशा चुनो, फिर पैसे को निवेश करो। जिसके लिए आप कमाते हो दिन रात, उस पैसे को भी थोड़ा भगाइए, सही दिशा में काम पर लगाइए, फिर होगी नई शुरुआत। आपका भविष्य आपके हाथ। बचत भविष्य का निवेश है, परिवार की खुशियों की आस है। इसलिए मेहनत से जो पैसा कमाया है उस पैसे को रेस्ट न दें, बचत का करें निवेश और जीतें महंगाई की रेस। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय, जहां हम लोगों के सवालों को हमारे एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और लेंगे उनकी राय। आप देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमें दर्शकों के ढेरों खत और ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। आज इस सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता गरिमा दास हमें लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वो दर्शकों के कुछ ईमेल्स के जवाब दे रहे हैं। किशोर जी, पैसा वसूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारा पहला सवाल है बुल्दाना के रहने वाले 36 वर्षीय सचिन पापड़कर से। सचिन जी SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि निवेश के लिए सही टाइम क्या है। सचिन जी, SIP के ज़रिए निवेश करने का आपका निर्णय उचित है, लेकिन SIP के ज़रिए जब आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात, आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को मतलब फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित कर लें। फाइनेंशियल गोल्स के साथ साथ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के चुनाव का जो सवाल है वो आपने ऐसा करना चाहिए कि जो आपकी रिस्क प्रोफाइल है उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने लंबे अवधि के लिए SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स, उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में आपने निवेश करना ज़रूरी है। लेकिन यह चुनाव करते समय आपने अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फाइनेंशियल गोल, ये सभी की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा दूसरा आपका जो सवाल था कि कब इन्वेस्ट करें, तो मैं ये कहूँगा निवेश करने का सही समय आज से 10 साल पहले था और अब आज है। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया है कि निवेश करना है तो ज़रूर आज से ही शुरुआत कर दीजिए। सर, हमारा दूसरा सवाल है सुजीत चौधरी से। सुजीत जी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और वे नवंबर 2030 में रिटायर होंगे। वे महीने में 5 से 10 हज़ार रुपये से शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या सुझाव है? साथ ही वे फाइनेंस रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। SIP के ज़रिए इक्विटी फंड्स में अगर निवेश करना शुरू कर दिया और उस फंड ने आपको 12% से 15% तक का रिटर्न अगर आपको जनरेट करके दिया, तो आप ये 10,000 का निवेश जो है ये 58 लाख रुपए से लेकर 79 लाख तक का एक अच्छा सा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। हम ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपका इन्फ्लेशन आज से आने वाला इन्फ्लेशन 8% का है। इसके अलावा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल की है और रिटायरमेंट के पहले आपके निवेश पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो 12% है और रिटायरमेंट के बाद अगर मिलने वाला जो रिटर्न है वो 10% का है। ऐसा अगर हमने अज्यूम किया तो हमें टोटल रिटायरमेंट के वक्त जो कॉर्पस जमा करना होगा वो होगा 2,06,75,000 रुपए। अब इतना बड़ा कॉर्पस आपको जो जमा करना है, इसके लिए आपने अभी कितनी जमा पूंजी जमा करके रखी है, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा अज्यूम करता हूं कि अगर आपने एक पैसा भी रिटायरमेंट के लिए अभी तक जमा नहीं किया है तो आपको आज से हर महीने 35,300 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे 12% के हिसाब से, तब जाके आप अपने रिटायरमेंट पे 2,06,75,000 का कॉर्पस जमा कर पाएंगे। कुछ अगर किताब अगर आपको पढ़नी है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहली किताब पढ़िए जिसे हम इन्वेस्टमेंट का बाइबल कहते हैं, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा हुआ है। यह किताब बहुत उपयुक्त होगी इक्विटी मार्केट के बारे में। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है तो द कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड, यह किताब जो जॉन बॉगल ने लिखी हुई है, इस किताब को भी आप जरूर पढ़िए। आज का आखिरी सवाल है गाजियाबाद के देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव से। वे 52 साल के हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा है। वे अपने पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। आपने एक 5 लाख रुपए तक का बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। इसके अलावा आप अपना रिस्क कवर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 10 लाख से 15 लाख तक का एक टॉपअप प्लान जो आजकल मार्केट में मिलता है बहुत आसानी से और सस्ते प्रीमियम में मिल रहा है, तो उसे आपने ऐड कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से 45 से 50 हज़ार रुपए के प्रीमियम में
आपके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक की इंडिविजुअल पॉलिसी और 15 लाख रुपए तक की टॉपअप पॉलिसी आसानी से मिल सकती है। और यह कॉम्बिनेशन आपके परिवार के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। कार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में काफी सुधार आने के बावजूद हम आए दिन सड़क दुर्घटना के बारे में सुनते रहते हैं। ऐसे में हमें कार ड्राइव करते वक्त काफी सावधानी बरतनी चाहिए। इस पर पेश है हमारी संवाददाता गरिमा दास की एक रिपोर्ट। कार ड्राइविंग करते वक्त न सिर्फ आपको सचेत रहना चाहिए बल्कि इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल बराबर है, पूरा है कि नहीं, एंड ऑल योर चेक लाइट्स शुड बी चेक बिफोर यू स्टार्ट द कार। आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, फिल्टर्स चेंज करने हैं प्रॉपरली एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये सब चीज़ें ख्याल में रखनी चाहिए। साथ में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेक्स। ब्रेक भी उस वक्त चेक करनी चाहिए कितना आपका ब्रेक पैड ऑन ऑफ है, क्या है, उस हिसाब से उसका टाइमली चेंज करना चाहिए। ऑयल एवरी सर्विस में चेंज होना चाहिए, ज़रूरी है। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी चेंज्ड। एयरबैग दुर्घटना के वक्त आपको लगने वाली चोट से बचाती हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पहले हाई एंड गाड़ियों में ही थी, लेकिन अब वे लो एंड गाड़ियों में भी उपलब्ध हैं। एयरबैग्स जब आपका एक्सीडेंट जोर से होता है तो ये बैग खुल जाते हैं। बैग खुलने पे ये आपके और पतरे जो बॉडी है गाड़ी की उसके बीच में कुशन दे देते हैं, तो आपकी बॉडी हर्ट नहीं होती है और आप सेफ रह जाते हो। ये हाई एंड गाड़ियों में दे रहे थे, अब आजकल ये लो एंड गाड़ियों में भी ऑप्शन दे रहे हैं। जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो एंटी ब्रेक सिस्टम आपका गाड़ी एकदम जगह पे खड़ी कर देता है, इसकी ब्रेकिंग एकदम अच्छी हो जाती है और ये ग्रिप इसका बहुत ज़्यादा आता है, तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है, उसमें मेजर एक्सीडेंट अवॉइड हो जाते हैं। गाड़ी सही तरीके से चले इसके लिए टायर प्रेशर चेक करना और व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करना बेहद जरूरी है। अगर टायर प्रेशर बराबर नहीं है तो आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, आपको चलाने में दिक्कत होती है। और अगर आपका टायर प्रेशर सही नहीं होता है तो गाड़ी का जो टायर घिसता है वो अनइवन घिसता है और जल्दी घिस जाता है, और जब खड्डे में जाती है गाड़ी तब भी उसको ज़्यादा हार्म करता है। अगर टायर प्रेशर कम होता है तो ज़्यादा होता है तो भी ख़राब होता है क्योंकि गाड़ी बम्पी हो जाती है। व्हील अलाइनमेंट से गाड़ी के जो टायर्स हैं वो वोन आउट नहीं होते, घिसते नहीं हैं। व्हील बैलेंसिंग अगर बराबर नहीं होती है तो आपकी गाड़ी वॉबल करती है और सही नहीं चलती है। व्हील अलाइनमेंट अबाउट 2,500 से 3,000 किलोमीटर में करा लेनी चाहिए। आज अगर आप रफ रोड पे जाते हो तो उससे भी पहले अगर कराना है तो करा सकते हो आप। जानकारों का कहना है कि गाड़ी चलाते वक्त अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल करें, मदिरापान न करें, मोबाइल फोन पर बातें न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बारिश के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की नमी से खराब होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मौसम में इन गैजेट्स का खासा ख्याल रखना पड़ता है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर बता रही हैं कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए इन गैजेट्स को नमी से बचाने के लिए। मोबाइल, टैबलेट और आईपैड जैसे गैजेट आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इन पर हम ढेरों पैसे भी खर्चते हैं और इसलिए इनका मेंटेनेंस बहुत अहम होता है। खास करके बारिश के मौसम में इनको नमी से बचाना बहुत ज़रूरी है। बारिश के सीज़न में मोस्टली नमी की वजह से बारिश में प्रॉब्लम्स जो आते हैं मोबाइल्स में, तो आपको कवर चढ़ाना है। मोबाइल में कवर्स मिलते हैं और बैग में रख सकते हो। बैग में रखोगे तो बारिश के मौसम में आपका भीगने के चांसेस कम रहता है। फिर ज़्यादा करके बारिश में कनेक्टर्स जो होते हैं उसमें पानी जाता है, जैसे कि चार्जिंग कनेक्टर्स होते हैं जो नीचे के साइड में होता है, नहीं तो राइट हैंड साइड में होता है। एक मोस्टली जाता है तो हेडफोन कनेक्टर्स में। हेडफोन कनेक्टर्स में थोड़ा भी पानी चले जाता है तो भी शॉर्ट हो सकता है। नज़दीक सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पर जाके दिखा सकते हैं और उनको बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम्स हुई है, नहीं तो वो स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके लैपटॉप और पीसी का भी बारिश के मौसम में खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि वे नमी से खराब ना हो जाएं। पीसी और लैपटॉप्स को ज़्यादा करके बारिश के सीज़न में नमी से बचाने के लिए
आपको कवर्स यूज़ करने चाहिए, नहीं तो एक सिलिका जेल जो आता है वो यूज़ करना चाहिए। सिलिका जेल से क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है वो इसमें पकड़ता नहीं है कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में, और आपको ड्राई रहता है। सिलिका जेल मोस्टली आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपके गैजेट्स के मेंटेनेंस के साथ साथ ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए कि इन गैजेट्स में नमी आने पर क्या करना चाहिए। बारिश के सीज़न में आपके मोबाइल, आईपैड और टैबलेट कुछ भीग जाता है तो आपको पहले उसकी बैटरी निकाल देनी है। बैटरी निकाल के उसको नॉर्मल आप कॉटन से उसको क्लीन कर सकते हो, नहीं तो टिश्यू पेपर्स होते हैं उससे क्लीन कर सकते हो। उसमें ब्लोअर यूज़ नहीं करना है। ब्लोअर यूज़ करने से ज़्यादा प्रेशर आता है, हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके लिए अंदर पानी जा सकता है। और पीसीबीज़ होते हैं ना, वो अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, वो सर्किट बोर्ड में प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि रस्टेड हो जाता है, नहीं तो ग्रीन हो जाता है और उसके बाद में शॉर्टिंग हो जाती है। लैपटॉप और पीसी में नमी चली जाए तो आपको स्विच ऑफ करना है पहले तो, और उसका प्लग्स निकाल देना है। निकालने के बाद में आपको ड्रायर से आप वो कंप्यूटर के लिए ड्रायर यूज़ कर सकते हो, और ड्रायर यूज़ करने के बाद में पहले चेक करना है कि प्रॉपरली सब पानी गया है ना। लैपटॉप्स में जैसे पानी चले जाएगा, नमी के वजह से पानी जाता है, तो आपको बैटरी निकाल देनी है, और बैटरी निकालने के बाद में उसको क्लीनिंग करना है, जैसे कि आप कॉटन कपड़ा यूज़ कर सकते हो और टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने इन मूल्यवान गैजेट्स का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा वसूल को सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शो का ये नया रूप आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमेशा की तरह आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.